आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्राचीन समय की बात है दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक जमाने में जब कभी राजा महाराजाओं का राज था, हिंदुस्तान पे राजा महाराजा राज करते थे, उस समय की घटना आपको बता रहा हूँ। अभी आप सोचिएगा कि ये क्यों बता रहे हैं। देखिए, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसमें थ्योरी तो बताई ही जाती है, इसके साथ में आप लोग आचार्य बन गए हो, आप लोग ज्योतिषाचार्य बन गए हो। तो जब ज्योतिष आपको आने लगी है, कई बार ऐसा होगा कि जब आपके सामने कोई कुंडली आएगी, आप देखोगे कि यार सारे ग्रह तो इसमें नेगेटिव है। नहीं, मैं आपसे जनरल भाषा में बात करूंगा, जो हमारे जो भाषा का चलन है उसी में बात करूंगा। अगर ज़्यादा हिंदी का प्रयोग किया तो फिर आपके ऊपर से ही निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे जनरल भाषा में बात करूंगा। इसका रीजन है, रीजन में बाद में बताऊंगा आपको। तो होता क्या है दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। उस समय हिंदुस्तान में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ खुल के कि ज्योतिष में जो थ्योरी सिखाई जाती है वो अलग बात है। कभी आप देखोगे ना कि आपके सामने ऐसी कुंडली आ गई कि सारे ग्रह तो नेगेटिव है और जो बंदा आया हुआ है वो ओडी से या मर्सरी से आया हुआ है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जब कुंडली आप बनाओगे ना तो आप अपने मन में थॉट आएगा कि अरे यार कुंडली तो बहुत नेगेटिव है, इसमें तो जो है ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है। लेकिन होगा क्या कि जब जातक आपके सामने आएगा तो आपके पसीने छूट जाएंगे। आप देखोगे कि ये जो उम्मीद किया था, जो हमारी कल्पना थी कि ये जातक ऐसा आएगा, होता है ना मन में थॉट आ जाता है कि ये इस टाइप का होगा। लेकिन जब वो उतरेगा ना तो पता लगेगा कि 4 लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं और वो आपसे प्रोटेक्शन लेने के लिए आ गया। उस समय ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है ना कि लोग थोड़ा मोड़ा ज्योतिष सीखे और उसके बाद में उठ के चल दिए कि जी आ गई ज्योतिष, और बाद में फिर वो जो है झेल नहीं पाते हैं। तो ज्योतिष में एक प्रचलन है दोस्तों कि जब भी आप ज्योतिष सीख जाओगे तो कम से कम 1-2 महीना, 4 महीना गॉसिप की क्लास चलती है। गॉसिप का मतलब गपशप होता रहता है। उसमें स्टूडेंट भी आपस में बात करते हैं और जो आपको सिखाता है वो भी आपको कई कहानियां सुनाता है। दंत कथा, दंत कथा का मतलब है ऐसी कहानी जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम था? ये नहीं मालूम है तो आज सुन लीजिए। कई बार होता है ना कि हम लोग सुनाते हैं कि भाई आपको एक कहानी सुनाते हैं, दंत कथा। तो दंत कथा का मतलब हुआ कि उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कहाँ लिखा हुआ है, किसने लिखा है, राइटर कौन है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं। इसका मेन मोटिव होता है कि इसका जो एक प्रकार से भावना है, जो मकसद है, वो आपके समझ में आ जाए बस। तो आपको एक दंत कथा सुनाता हूँ, ये आगे चल के आपको ज्योतिष में काम आएगी। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि परफेक्ट रिमेडी बताता हूँ आपको। 1 नंबर की रिमेडी, उपाय। ये रिमेडी कभी भी फेल ही नहीं हो सकती। अगर ये रिमेडी आपने कर लिया तो आपके सारे 9 प्लैनेट, 12 राशियां, पूरी कुंडली एकदम टॉप क्लास की। आप राजा बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति भी बन सकते हो। नहीं, कहने का मतलब है ना। तो पुराने जमाने की बात है दोस्तों, हिंदुस्तान पे राजा विक्रमादित्य का राज था। और आपने देखा होगा, पता नहीं अब का तो नहीं कह सकता कि अब कैसी पढ़ाई होती है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें सारे भी राजा महाराजाओं के जिनके थे सबके चित्र बने होते थे। नहीं, फोटो बनी होती थी, कहने का मतलब। तो फोटो बनी होती थी तो हम देखते थे। तो जो अकबर थे ना, सम्राट अकबर, बहुत ही खूबसूरत थे, गोल गोल चेहरा एकदम, मतलब जो चित्रकार था वो बनाता था। राणा प्रताप के जो है एक प्रकार से चित्र होता था, फोटो होती थी, भाला लिए हुए खड़े हुए हैं। उनका घोड़ा भी था चेतक, वो बिल्कुल व्हाइट कलर का, एकदम बिल्कुल उड़ता हुआ नजर आता था। मेरे कहने का मतलब है कि चित्रकार लोगों ने, इतिहासकार लोगों ने सभी राजा महाराजाओं की जो महान हस्ती हुई हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया है, उनकी एक प्रकार से चित्र प्रकाशित किया है। ये हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें था। लेकिन विक्रमादित्य, उनको सम्राट विक्रमादित्य कहा जाता था। किताब में हमने जो लेसन पढ़ा था, या आप लोगों ने भी पढ़ा होगा शायद, तो उसमें हिस्ट्री में आता है सम्राट विक्रमादित्य। कहने का मतलब है कि उनका राज बहुत लंबा था, एक प्रकार से चक्रवर्ती राजा मान लो, आप कुछ भी मान लो। लेकिन उनकी फोटो नहीं आती थी, केवल लिख दिया जाता था बस, उनके चित्र नहीं थे। रीजन, अभी तो आजकल तो कल्पना की दुनिया है, कुछ भी लोग सोच लेते हैं, कैसे भी चित्र बना दे, वो अलग बात है। लेकिन 50-60 साल पहले आपको महाराजा
विक्रमादित्य यानी सम्राट विक्रमादित्य की चित्र नहीं मिलते थे, क्योंकि एक प्रकार से प्रचलन था कि जो राजा थे विक्रमादित्य खूबसूरत नहीं थे, यानी राजा बनने लायक नहीं थे। मतलब राजा का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि चेहरा हमारा बहुत अच्छा, सुंदर, स्वभावमान, देखते ही बल मोहित हो जाए, ऐसी परिकल्पना है। लेकिन विक्रमादित्य के बारे में बताया गया है कि वो खूबसूरत नहीं थे, वो एक प्रकार से देखा जाए तो बदसूरत थे, लेकिन राजा थे, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी, राजकाज करने की क्षमता बहुत अच्छी थी। तो राजा बन गए और उसके बाद में सम्राट बनते हुए चले गए। मतलब एक राज से दूसरा राज, फिर दूसरा राज, ऐसे ही बनते हुए चले गए। बहुत बड़े राजा माने गए हैं, बहुत अच्छे राजा माने गए हैं, लेकिन तो जो है शकल सूरत थोड़ी सी उनकी ऐसे ही थी। तो हम लोग मेन मकसद पे आते हैं। तो उस समय की बात है जब सम्राट विक्रमादित्य हिंदुस्तान पे राज किया करते थे। कहानी सुना रहा हूँ आपको, आनंद लीजिएगा, मजा लीजिएगा कहानी का। ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है, बस बैठे रहो, आराम से सुनते रहो, समझ लो कोई फिल्म की स्टोरी चल रही है। इसका जो एक प्रकार से जो मोटिव है वो बाद में अपने आप ही आपके समझ में आ जाएगा, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी समय की बात है दोस्तों, उस समय गुरुकुल की व्यवस्था थी। गुरुकुल आप जानते हो क्या होता था? जैसे आजकल के स्कूल कॉलेज है, ऐसे ही उस समय गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल और स्कूल में अंतर है। अंतर क्या है कि गुरुकुल में हर साल एग्जाम नहीं होता था, वहाँ पे कोई फेल नहीं होता था, मतलब सभी पास होंगे। लेकिन क्या पढ़ना है, जैसे आजकल स्कूल में है ना, आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट आप लिखोगे, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। गुरुकुल में क्या होते थे कि ऋषि मुनि होते थे, वही शिक्षा देते थे। खास करके राजा महाराजा या जितने बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी संतानों को शिक्षा दिया जाता था। बाकी लोग अपना ऐसे ही कार्य करते थे। पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बस ट्रेन चलती ही नहीं थी, तो नंबर देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्या लिखा हुआ है बस पे ये भी देखने की ज़रूरत नहीं थी। ट्रेन की टिकट मिलती नहीं थी, ट्रेन तो थी ही नहीं, तो टिकट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो पढ़ाई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा, एक बात आपको जनरल नॉलेज बताना चाहूँगा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, आपको मालूम है कितनी जनसंख्या थी हमारी? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब मालूम है तो भी ठीक, नहीं मालूम है तो एक प्रकार से सर्च कर लीजिएगा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, आज के लगभग 75 साल पहले, तो हमारी जो आबादी थी ना, वो लगभग 5 गुना कम थी। यानी तब के मुकाबले में आजकल हमारी जो जनसंख्या है, वो 5 गुना बढ़ चुकी है लगभग। अब इसको आप कमेंट मत कीजिएगा कि नहीं जी आपकी जनरल नॉलेज ठीक नहीं है। भैया करीब मान करके चलिए तो 30 उस करोड़ के आसपास में जो है भारत की जनसंख्या थी। और भारत बहुत दूर तक फैला हुआ था, आपको पता ही है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, नाम लेना जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब गांव दूर दूर होते थे, मकान दूर दूर होते थे, जनसंख्या कम थी, लोगों के पास खेत पास ज़्यादा था, और जो है जंगल होते थे बाकी। तो उस समय की व्यवस्था कुछ अजीब ही थी। पुलिस दरोगा भी नहीं होते थे, बहुत कम ही होते थे। जब कंप्लेंट करो जा करके राजाओं के दरबार में, तब पुलिस निकलती थी। चोर तो होते ही नहीं थे, ज़्यादातर डाकू होते थे। तो डाकू से लड़ने के लिए या तो मिलिट्री आती थी, आर्मी आती थी राजा साहब की, या फिर पुलिस लोग आते थे लड़ने के लिए। कहने का मतलब आप प्राचीन काल में चले जाओ, मेरे कहने का मतलब ये है कि पुराने समय में चले जाओ, आज के कम से कम 1000-2000 साल पहले, जो भी आपकी मर्जी है चले जाओ। तो वहाँ पे क्या था दोस्तों, उस समय की बात है, तो गुरुकुल की व्यवस्था थी। तो होता क्या है कि एक दिन गांव का ही, उसी अगल बगल के गांव के जहाँ पे राजा विक्रमादित्य का राज्य था, वहीं पे एक बच्चा था जो 10-12 साल का एज का, आप पकड़ लो उसको, 10 साल 12 साल, जो आपकी इच्छा करे। बच्चा बहुत शैतान था भाई साहब। बस दिन भर चोरी करेगा, कभी इनके घर से ही निकाल लेगा, कभी उनके घर से वो निकाल लेगा। शाम के टाइम दुनिया भर की शिकायत आती थी, किसके पास? उस बच्चे के पिता के पास, उस बच्चे के माताजी के और पिताजी के पास आती थी। पिताजी बहुत तंग हो गए भाई साहब, सुन सुन के। अब वो लड़का भी इतनी उम्र का है नहीं कि उसको मारपीट करें या डांटे डपटे। समझाते थे लेकिन वो मानता ही नहीं था। 10-12 साल की उम्र थी, खूब शरारत करता था, पूरे गांव में घूमता था, जो मन में आया निकाल के खा लिया, जो सामान उसको अच्छा लगा वो ले लिया, कुछ इधर बेच दिया, कुछ उधर बेच दिया। धीरे धीरे उसको चोरी करने की भी आदत लग गई, तो खूब दबा के चोरी करता। अब बच्चा था तो किसी की नज़र भी नहीं जाती, लोग सोचते हैं अरे ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या करेगा। बाद में पता लगता कि पूरा घर ही उसने साफ कर दिया। हिंदुस्तान को वैसे भी एक प्रकार से सोने की चिड़िया कहा गया था, तो जेवरात भी लोगों के घर में होती थी, वो भी साफ करने लग गया। फिर उसका कंटेक्ट हो गया कहीं जा कर के किसी और बड़े लोगों के पास, तो यहाँ से चुराता और वहाँ जाके बेच देता। तो मुद्राएं भी मिलने लग गई, मतलब पैसा, आजकल पैसा कहते हैं, उस ज़माने में इसको मुद्रा कहते थे।
तो वो भी मिलने लग गई। धीरे धीरे कहने का मतलब है वो बिगड़ गया, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अपने ना तो पिता की सुनता था ना माता की सुनता था, बस जो मन में आए करना है, स्कूल कॉलेज तो जाना ही नहीं है, चोरी करनी है, चकारी करनी है, मजे लेना है, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करना है और आराम से ज़िंदगी जीना है। लेकिन बच्चे की उम्र छोटी थी, 10-12 साल। जो वो शरारत करता था ना, उसको सुन सुन के, लोगों की जो शिकायतें आती थी उसको सुन सुन के पिताजी एकदम उसके उब गए भाई। उन्होंने सलाह मशवरा किया और सोचा कि अब इसका करें क्या, क्या करें कि ये सुधर जाए। तो उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो सुधरा नहीं। तो उन्होंने फिर निर्णय किया, अपने मन में एक प्रकार से निर्णय लिया कि इस बच्चे को हम गुरुकुल में छोड़ आएंगे, डोनेट कर देंगे गुरु जी को। गुरु जी का मतलब है कि वहाँ के जो एक प्रकार से ऋषि थे गुरुकुल के, आप उसको प्रधानाचार्य पकड़ लो कि भाई आजकल के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, ऐसे होते थे गुरुकुल के। मैंने जो एक प्रकार से देखा जाए ना, तो जो ऋषि थे, जिनके अंदर में और ऋषि होते थे जो क्लास अटेंड करते थे, ये भी पढ़ाते थे, लेकिन व्यवस्था जो होती थी गुरुकुल की इन्हीं के पास होती थी। तो उन्होंने सोचा कि गुरुकुल में चलेंगे और जो मुनि जी हैं उनको अपना बच्चा ये सुधारने के लिए कहेंगे। तो वो लेकर के गुरुकुल में पहुंच गया। अब ऋषि का मैं नाम वाम नहीं लेना चाहता यहाँ, आप केवल कहानी सुनिए, कहानी का मजा लीजिए बस। अब क्या हुआ, गुरुकुल में पहुंच गया तो वहाँ पे स्टूडेंट जो थे, विद्यार्थी, वो लोग संतरी भी, कोई संतरी है, कोई रसोई का काम कर रहा है, कोई मतलब चूल्हे चौका का इंतजाम कर रहा है। उसी में से तरह तरह के स्टूडेंट होते थे। कुछ लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, सेना में जाना चाहते हैं, कुछ लोग शस्त्र बना रहे हैं, कारखाना वाला काम करते हैं, कोई लोग उसी में तरह तरह की विद्याएं मतलब गुरुकुल में मिलती थी। तो पिताजी लेके पहुंच गए बच्चे को। बच्चा भी पिताजी के साथ चला गया, जाना ही था, अपना मस्ती से चला गया। गुरुकुल में पहुंचे, अपना जो है लोग मिले उनको, तो पूछे हाँ जी काम बताओ। तो उन्होंने कहा भाई जो आपके गुरुकुल के जो प्रमुख हैं, जो मेन ऋषि जी हैं, उनसे हम मिलना चाहते हैं। तो जो उनके एक प्रकार से जो स्टूडेंट थे, जो सीनियर थे, उन्होंने कहा ठीक है जी आप बैठिए। गुरुजी जो हैं सीनियर वाले, जो मतलब प्रधानाचार्य जी हैं, वो तो अभी क्लास ले रहे हैं, सामने ही क्लास ले रहे हैं, वो कुटिया बनी हुई है। और जब उनकी क्लास ख़त्म होगी तब आपसे वो मिलेंगे, और तब तक आप यहाँ बैठिए, जलपान कीजिए, मतलब पानी वानी पिलाया उनको और बिठा दिया। दोस्तों क्या था कि एक वृक्ष लगा हुआ था और वृक्ष पे उन्होंने चबूतरा बना रखा था। उसी चबूतरे पे उसका जो है, वो जो है लड़का और उसके पिताजी बैठ गए। पिताजी उनके बहुत दुखी थे क्योंकि था तो लड़का ही, लेकिन सुधर नहीं रहा था। अब वो सोच रहे थे कि आज मैं इसको आश्रम में दे करके ही जाऊंगा, क्योंकि गांव में वापस जाऊंगा तो वहाँ शिकायतें बहुत मिलती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, और एक प्रकार से देखा जाए तो जीवन इसने बड़ा तंग कर दिया है मुझे। तो पुत्र मोह भी था, तो बैठे हुए थे चुपचाप। लड़का भी चुपचाप बैठ गया वहीं पे। अब होता क्या है कि गुरुजी की क्लास खत्म हुई और गुरुजी को सूचना मिली कि वो बैठे हुए हैं सामने। एक प्रकार से देखा जाए तो पिता और पुत्र दोनों आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो जो गुरुजी थे वो आए, आश्रम के जो मतलब प्रमुख थे वो आए, वो भी उसी चबूतरे पे बैठ गए। बातचीत होने लगी तो उस पिता ने बताया कि ये बच्चा तो अभी उम्र में बहुत छोटा है, 10-12 साल का है, लेकिन ये शरारत बहुत कर रहा है, चोरी तक करता है ये। पूरे गांव में, अगल बगल के गांव में, हर जगह ये चोरी करता है, लड़ाई करता है, शरारतें करता है। और इसकी एक प्रकार से देखा जाए तो इसका जो उत्पात है इतना बढ़ गया है कि अब मेरे बस में नहीं है। तो आप एक काम कीजिए कि आप इसको यही रख लीजिए, और वैसे भी आप ऋषि हैं तो आप ही संभालिए इसको। तो गुरु ने कहा ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा, और जैसा हो सकेगा, जैसे सारे बच्चे रहते हैं वैसे ये भी यहाँ रह ले। तो होता क्या है दोस्तों कि वो बच्चा वहीं रह जाता है और उसका पिता जो है वहाँ से अपने घर को लौट जाता है। अब गुरुजी ने देखा कि बच्चा तो बहुत छोटा है, अभी 10-12 साल का है, लेकिन तेज है, तर्रार है, इधर उधर वो देख रहा है। तो गुरुजी ने उसको जो है अपनी पत्नी को, यानी गुरुमाता को सौंप दिया कि इस बच्चे को ले जाइए और थोड़ा भोजन पानी वगैरह करवाइए और 2-1 दिन रखिए, फिर इसके बारे में देखते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि ये थोड़ा सा अच्छे आचरण में आ जाए। अब समय बीतता है और गुरुजी ने देखा कि बच्चा जो है बड़ा तेज तर्रार है, बुद्धि इसकी बहुत, एक प्रकार से देखा जाए तो प्रबल बुद्धि है, बहुत तेज है,
हर बात को समझ लेता है। भाई समझ ही लेता है ना, तेज तर्रार था तभी तो चोरी कर रहा था। अगर कोई मंद बुद्धि होता तो चोरी चकारी क्यों करता? जो घर में मिल रहा है वही खाता और घर में पड़ा रहता। लेकिन बच्चे के अंदर बुद्धि बहुत तेज थी। जब बुद्धि तेज होती है तभी आदमी एक प्रकार से कल्पना करता है, ऊंचे ऊंचे सपने देखता है। तो चलती रही ऐसे, तो गुरुजी ने देखा कि इसको क्या सिखाया जाए। मतलब जैसे वहाँ पे स्टूडेंट आते थे, जो भी विद्यार्थी थे, कोई कुश्ती कर रहा है, दंगल कर रहा है, लड़ाई के क्षेत्र में, यानी फौज के क्षेत्र में जाना चाहता है, वो भी शिक्षा मिलती थी। शस्त्र चलाने की शिक्षा मिलती थी, धनुष हो गई, तलवार हो गई, जो भी हो गया, भाला वगैरह, वो भी शिक्षा मिलती थी। पढ़ाई भी होती थी, कहने का मतलब है अध्यात्म की भी पढ़ाई होती थी। हर तरह की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, ये आप मान लीजिए। अब क्या हुआ कि गुरुजी ने देखा तो देखा कि यार बुद्धि इसकी बहुत तेज है, तो क्यों ना इसको ज्योतिषी बना दिया जाए। तो उन्होंने अपना ज्योतिष वाले क्लास में उसको बिठा लिया और आराम से जैसे सब लोग पढ़ते थे ऐसे उसको भी शिक्षा देनी शुरू कर दी। दिमाग बहुत तेज था बच्चे का, उसने सीखना शुरू कर दिया। आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि ज्योतिष जो है उसके एक प्रकार से देखा जाए तो 4 प्रमुख अंग माने गए हैं। आजकल के ज़माने में इसको शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन जो एक प्रकार से जो ज्योतिष है ना, उसको जब आप वैदिक ज्योतिष कहते हो, तो वैदिक ज्योतिष का ही मतलब है कि संपूर्ण ज्योतिष। इसमें 4 पार्ट है। एक तो है वैदिक ज्योतिष जिसको कुंडली बनाई जाती है, और कुंडली बना के जिसमें बर्थ डिटेल लिया जाता है कि भाई आपका जन्म कब हुआ था, कौन से डेट को, कितने बजे और कौन से स्थान पे हुआ था। तो एक तो वो हो गई कुंडली बना के प्रोटेक्शन करना। लेकिन दोस्तों इसी का पार्ट न्यूमरोलॉजी भी है, जिसको हम लोग हिंदी में अंक ज्योतिष कहते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें कुंडली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आपकी डेट पता चल गई ना कि कौन से तारीख को जन्म हुआ था, और डेट के हिसाब से जो है एक प्रकार से प्रोडक्शन की जाती है, तो उसको अंग ज्योतिष कहते हैं। इसी का एक प्रकार से पार्ट है जिसको हम लोग हस्तरेखा कहते हैं, पाल्मोलिस्ट। हस्तरेखा में क्या है ना कि हाथ में, दोनों हाथ में जो रेखाएं होती हैं, उस रेखाओं की बनावट को देख करके एक प्रकार से आने वाले भविष्य की प्रोडक्शन की जाती है, कल्पना की जाती है, और वो सटीक भी बैठती है। लेकिन आजकल के ज़माने में प्रॉब्लम ये है कि ये विद्या धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता था लोगों को देखने में। हस्तरेखा मतलब हाथ देखने में बहुत मेहनत लगता है, एक्सपीरियंस काफ़ी लेना पड़ता है, अनुभव की ज़रूरत होती है, पहली बात। और दूसरी बात है कि इसमें जो जातक है, जो अपने बारे में जानना चाहता है वो, और जोशी, दोनों को आमने सामने बैठना पड़ता है, तब जा करके एक प्रकार से। तब तो ये था नहीं कि भाई स्क्रीनशॉट भेज दिया या फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दिया और हाथ देख लिया, ऐसा नहीं था। तो इस वजह से ये विद्या थोड़ी सी लोग कम सीखते हैं इसको, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। तो एक तो ये हो गई, और एक हो गई जिसको हम लोग अपनी भाषा में, जो पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं उनको पता है, ज्योतिषी भाषा में उसको एक प्रकार से आजकल के ज़माने में फेस रीडिंग कहते हैं। लेकिन इसका जो पुराना नाम है ना, उसको हम लोग सामुद्रिक विद्या कहते थे। सामुद्रिक विद्या का मतलब हो गया फेस रीडिंग। फेस रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि चेहरा ही देख के बताएंगे। तो सामुद्रिक विद्या में क्या होता है, जो फेस रीडिंग लोग कहते हैं, लेकिन उसमें पूरी बॉडी देखी जाती है। चेहरा कैसे है, कान कैसे है, आँख कैसे है, चेहरे की बनावट कैसी है, हाथ पैर कैसे हैं, यहाँ तक कि निशान भी देखते हैं लोग कि तिल कहाँ है, मस्सा कहाँ है। आपने देखा होगा ना, कई बार हम लोग, या कई बार आप लोग देखे होंगे, लोग बोलते हैं कि अगर निचला वाला ऊँट के नीचे तिल है तो बहुत अच्छा होता है, ऊपर तिल है तो उतना अच्छा नहीं होता। ये आपने सुना होगा। कई बार लोग बोलते हैं ना कि भाई ऊँट पे तिल रहे तो बहुत अच्छा होता है, मतलब खासकर महिलाओं के लिए। तो ये जो भी है, तिल, मस्सा हो गया, निशान हो गया, इसको एक प्रकार से फेस रीडिंग की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ज्योतिष के 4 पार्ट होते हैं, अंक ज्योतिष, सामुद्रिक विद्या, हस्तरेखा, और एक वैदिक ज्योतिष जिसमें कुंडली बना के भविष्य की एक प्रकार से प्रोडक्शन की जाती है। तो वो उस समय एक ही था। बाद में आजकल के ज़माने में जो है इसको शॉर्ट कर दिया गया। कुछ लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, कुछ लोग हाथ देखने वाले हो गए, कुछ लोग फेस रीडिंग तो अब होती नहीं है, बहुत कम ही लोग बचे हैं, एक आध लोग जो फेस रीडिंग करते हैं। बाकी ज़्यादातर कुंडली बना के ही प्रोडक्शन की जाती है। तो उस समय ये एक ही विद्या थी, एक ही में चारों पार्ट था, तो वो सीखने लग गया। जो बच्चा था वो सीखने लग गया और उसका मन लग गया, उसने ज्योतिष खूब दबा के सीखी। अब इस क्लास में भी बैठ जाता, छोटा था,
दूसरे क्लास में भी बैठ जाता। तो गुरुजी जहाँ जहाँ पढ़ाने जाते, जिस क्लास में पढ़ाते वो, चाहे वो जूनियर है या सीनियर है, तो उसी क्लास में वो बैठ जाता और उसने खूब दबा के ज्योतिष सीखा। समय बीतता गया दोस्तों, धीरे धीरे वो किशोरावस्था में आया और फिर वो अपने एक प्रकार से नौजवान बोल लो उसको, जनरल भाषा में कहें तो जवानी की जो अवस्था थी उसमें उसने कदम रखा। 20-22 साल की उम्र हो गई, चलो 25 साल पकड़ लो आप। अब वो इतने दिन पढ़ाई करता रहा तो एक प्रकार से ज्योतिष में उसको महारत हासिल हो गई। अब वो क्या करता, भाई गांव था, नगर था, तो मुनि जी का जो आश्रम था, जो गुरुकुल था, उसमें गांव के लोग आते रहते थे अपनी अपनी परेशानी लेके कि गुरुजी ये हो गया, ऐसा हो गया, वहाँ घाटा लग गया, वहाँ बढ़ा लग गया, इस काम में फ़ायदा नहीं हो रहा, उस काम में फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो ऋषि जी थे वो आराम से उनको उपाय बताते थे। बच्चे ने देखा कि जो गुरुजी जानते हैं वो तो हमें भी बताया है। अब ये इसको इतनी महारत हासिल हो गई, इतना दक्ष हो गया ये, कि जैसे ही कोई आश्रम के, कहने का मतलब गुरुकुल के गेट पे आता और पूछता कि गुरुजी से मिलना है, तो ये पहले ही बताने लग जाता कि अच्छा ये हुआ है आपके साथ। कहने का मतलब घर में आपके बहुत कलेश मचा हुआ है, पत्नी आपकी बहुत लड़ाई कर रही है या पति बहुत लड़ाई कर रहा है। कई बार वो बोलता है कि अच्छा कैरियर आजकल चौपट हो गया है ना, काम धंधा नहीं चल रहा है, इसलिए आए हो गुरुजी से मिलने। तो लोगों को बड़ा हर्ष होता कि अरे हम तो बताया ही नहीं और ये पहले ही समझ गया। धीरे 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 पूरे आश्रम में और अगल बगल के जितने भी गांव थे उस सब में ये एक प्रकार से प्रसिद्ध हो गया, मतलब फेमस हो गया, मशहूर हो गया कि भैया एक कोई नया लड़का है और गुरुजी ने उसको अपनी सारी विद्या सिखा दी। बहुत ही एक प्रकार से प्रचंड जोशी है वो, मतलब महान एस्ट्रोलॉजर बन गया वो। और चेहरा देखते ही एक तुरंत बताने लगता है कि ये प्रॉब्लम होगी और एकदम सटीक जाती है उसकी प्रेडिक्शन। फिर वो रेमेडी भी बता देता कि जाओ ये कर लो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। उससे भी लोगों को लाभ मिलने लगा। कहने का मतलब है गुरुकुल में और अगल बगल के गांव में पूरी तरह से वो फेमस हो गया। जोशी था ही, गुरुजी ने उसको सब कुछ सिखा दिया था। ख्याति उसको मिलने लगी, यश मिलने लगा और वो एक प्रकार से फेमस होता चला गया। समय बीतता है दोस्तों, एक दिन गुरुजी आते हैं, उसको बुलाते हैं और उसको अपने बगल में बिठाते हैं और उसको समझाते हैं कि पुत्र ऐसा है कि मुझे ज्योतिष में जो कुछ भी आता था सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। आपने बड़े लंबे समय तक ज्योतिष की एक प्रकार से देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई की है, ज्योतिष में आपको महारत हासिल हो गई है। ये मैंने अपने अनुभव के द्वारा देख लिया, क्योंकि जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं तो मुझसे अच्छी प्रोडक्शन आप करते हो। तो अब समय आ गया है, अब आप नौजवान हो चुके हो, कहने का मतलब जवानी की अवस्था में हो, तो अब आप अपना मतलब कर्तव्य निभाइए, बाहर निकलिए आश्रम के और जाइए नगर में घूमिए और लोगों की एक प्रकार से समस्या का समाधान कीजिए। कहने का मतलब है पैसे कमाइए और किसी सुंदर सी कन्या से विवाह कीजिए, अपना घर बसाइए और दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कीजिए। तो उसको तो मालूम नहीं था ये सर। बोला ठीक है जी, पहले गुरु माता से मिलता हूँ। गुरु माता का बहुत प्रिय था, क्योंकि छोटे से आया था तो एक प्रकार से उनको माँ की तरह प्यार करता था। गुरु माता से मिला और उसने बताया कि जो गुरुजी हैं उन्होंने तो आदेश दिया है कि आश्रम छोड़ देना है, अपनी गृहस्थी बसानी है, विवाह करना है, मतलब शादी विवाह करना है, घर गृहस्थी बसानी है। तो ये कैसा होता है? तो गुरु माता ने उसको समझाया कि बाहर निकलोगे, लोगों के भविष्य बताओगे, तुम तो बहुत अच्छे ज्योतिषी हो, तो तुम्हें मुद्राएं मिलेगी। कहने का मतलब है पैसा रुपया मिलेगा। फिर जो है किसी अच्छी सी कन्या को देख करके विवाह कर लेना और अपना घर वर बसा लेना और इसी प्रकार से जीवन फिर चलता रहेगा। तो उसने बोला ठीक है जी। कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो उसकी आश्रम से विदाई हो गई। अब वो बाहर निकला तो अपना वही पुराने ज़माने का जो कपड़ा था पहना हुआ है, कंधे पे थैला लटका हुआ है, नौजवान था, चेहरे पे ग्लोनेस बहुत थी, खूबसूरत था, बुद्धि तो तेज थी ही, क्योंकि बचपन से ही एक प्रकार से तेज तर्रार था, तो चेहरे पे ग्लोनेस अलग टाइप की दिखाई देती थी। जो लोग देखते वही मोहित हो जाते। और वैसे भी ज्योतिष में एक प्रकार से उसको महारत हासिल थी, तो जो भी सामने आता वो उनको बताने लगता कि जी आपके पास ये प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम ऐसे करोगे तो हल हो जाएगी, ये है वो है। तो धीरे धीरे पूरे गांव और मतलब लंबे इलाके
काफ़ी दूर इलाके तक वो फेमस होता चला गया। अब क्या करता वो कि एक गांव, उस गांव में घुसता, आराम से प्रोटेक्शन करता, लोगों की समस्याएं पहले ही बता देता वो, और उसके बाद में उसका समाधान भी बताता। कुछ पैसे उसको मिल जाते थे, मतलब मुद्राएं, आजकल की भाषा में कहें तो कुछ पैसे मिल जाते। उस पैसे को अपने जेब में रखता, थैले में रखता, और फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे ही वो भ्रमण करने लग गया पूरे इलाके में। प्रसिद्धि उसको बहुत मिल गई दोस्तों, जो भी लोग देखते हैं वही मोहित हो जाते हैं। शकल सूरत भी अच्छी थी, और उसकी जो भविष्यवाणी थी एकदम सटीक जाती थी, क्योंकि उसने सीखा बहुत अच्छी तरीके से था। तो धीरे धीरे, कहने मतलब ऐसे ही उसका समय बीतने लगा। अब क्या हुआ कि एक नए गांव में उसने कदम रखा, आगे जा रहा था तो उसने देखा कि एक गांव और है। तो उसने उस गांव में एक प्रकार से जाके कदम रखा, और लोगों को देख देख के उनका भविष्य बताने लगा कि तुम्हारे साथ ये होगा, इसका उपाय ये है, तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है तो इसका उपाय ये है, ये काम ऐसे करो तो तुम्हारा ये काम ऐसे हो जाएगा। मतलब वही जो रेमेडी होती है ज्योतिष की, बताता गया। आगे जा रहा था तो कुछ महिलाएं मिल गईं। उसमें से एक आध महिला जो है बहुत ही समझदार थी, तेज तर्रार थी, तेज बुद्धि की थी। उन्होंने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। तो जोशी जो था, नवयुवक, उसने वो समस्या देखी और समस्या बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, और फिर उसका समाधान भी बताया। वो जो महिला थी बहुत प्रसन्न हुई। उच्च घराने की थी वो, एक प्रकार से देखा जाए तो उस समय जमींदार चलते थे, बड़े बड़े व्यवसायी थे। तो उसने उसको जो है पैसे रुपए भी दिए, भोजन पानी कराया, और साथ में एक सलाह भी दी। बोली कि भैया आप तो इतने महान जोशी हो, आप तो सारी समस्या खुद ही बता दिए, जो मेरे पास समस्या थी उस आपको पता है। तो आप इतनी अच्छी विद्या सीखे हो, कहाँ से सीखे हो, कैसे सीखे हो ये मालूम नहीं, लेकिन आप एक प्रकार से देखा जाए तो ज्योतिष में आपको महारत हासिल हो गई है। इतनी अच्छी विद्या को आप ये अठन्नी चवन्नी या 2 पैसे 5 पैसे पे क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपको एक मैं सुझाव देती हूँ। इस समय जो है अपने यहाँ सम्राट विक्रमादित्य का राज्य है, तो आप जाइए वहाँ और उनको कुछ अपनी ज्योतिष के बारे में बताइए, कुछ उनको प्रोटेक्शन कीजिए, उनके भविष्य के बारे में बताइए। तो उससे आपको वो अपने नवरत्नों में शामिल कर लेंगे। देखिए पहले ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि उनके पास एक प्रकार से देखा जाए तो मंत्र मंडली तो होती ही होती थी, उसके अलावा भी वो नवरत्न रखते थे। नवरत्न का मतलब है कोई महान गायक है, वो उसको भी जो है मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। वो दरबार में होता था, और जब भी राजा की इच्छा होती थी तो एक प्रकार से संगीत का जो गायन वगैरह है वो वही करता था। ऐसे ही नौ टाइप के, मतलब नवरत्न टाइप के, कोई बहुत बड़ा तीरंदाज है, या कोई बहुत बड़ा खेल का आदमी है जो बहुत अच्छा खेलता है। जैसे मान लीजिए कोई पहलवान है जिसको कोई हरा ही नहीं पाया, पूरे उनके जितने भी दूर तक उनका राज्य है, वहाँ तक जिसकी भी चर्बी ज़्यादा बढ़ी हो, नहीं कहने का मतलब है ज़्यादा ताकत बढ़ रही हो, वो आके राजा साहब के यहाँ चैलेंज करे। तो राजा साहब का जो प्रसिद्ध जो पहलवान था वो निकलता और उनसे लड़ता। तो कहने मतलब उसको कोई जीत नहीं पाता। तो ऐसे जो एक प्रकार से देखा जाए जो शक्तिशाली आदमी थे, चाहे वो बुद्धि का हो, तो चाहे खेल का हो, चाहे फिजिकल हो, तो उनको एक प्रकार से मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। वो राजा के यहाँ ही रहते थे, और एक प्रकार से उनको नवरत्न बोला जाता था। मतलब वो सुरमा है अपने इलाके के, जिस भी क्षेत्र में है उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो ऐसे ही आप भी जाइए राजा जी के दरबार में और कुछ ज्योतिष की भविष्यवाणी कीजिए, आपको भी नवरत्न में शामिल कर लेंगे तो मंत्री बन जाओगे, और जब मंत्री बन जाओगे तो रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी। राजा आपको इनाम देंगे, और उस इनाम से आप जो है अपनी घर गृहस्थी बसाइए, कहीं विवाह वगैरह कीजिए, बढ़िया घर बनाइए, और जो है आराम से जीवन यापन कीजिए। ये क्या नगर नगर में आप जो है, ये क्या आप गांव गांव में घूम करके अठन्नी चवन्नी 2 पैसे 5 पैसे मांग रहे हो? इतनी अच्छी विद्या सीखी है आपने, और इसको आप एक प्रकार से बर्बाद कर रहे हो। तो बच्चे, वो जो लड़का था उसके समझ में आ गया कि बात तो ठीक है, इतने कम पैसे मिल रहे हैं और चलते हैं। फिर उसने पूछा महिला से कि ये राजा क्या होता है, कैसे होता है क्या? तो महिला ने सब समझाया कि राजा जो होता है वो हम लोगों का सबका मालिक है, एक प्रकार से बहुत पैसे हैं उसके पास, बहुत बड़ा घर है, सेनाएं हैं, ये है वो है, मतलब सरकार है हम लोगों की,
वो जो कह देंगे वही होगा। उन्होंने बोला ठीक है। रास्ता पूछा उसने महिला से। गांव वालों ने उसको बता दिया कि यहाँ से जाओगे तो इतनी दूर इतनी मील पे, यानी आजकल की भाषा में कहा जाए तो गांव वालों ने बता दिया कि भैया इतने किलोमीटर दूर जाओगे तो इतने वहाँ पे बड़ा सा घर मिलेगा, राजमहल कहते हैं उसको। वहीं पे अपना बातचीत कर लेना, पूछ लेना किसी से, तो राजा मिल जाएंगे। और दरबार लगता है उनका, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी अपनी समस्या कहते हैं उनसे। तो जो है आप भी वहाँ जाओ और ऐसे ऐसे। तो उसने सुना, बोला ठीक है जी। चल दिया वो राजमहल की तरफ। दोस्तों आजकल की तरह नहीं था पहले। राजमहल की व्यवस्था थी कि राजमहल का जो गेट होता था ना, उसी गेट पे एक घंटा बांध के लटका दिया जाता था। तो जो भी फरियादी पहुंचता था, मतलब जिसको कुछ जरूरत पड़ी है, वो पहुंच के घंटा बजाता था। रस्सी लटकी रहती थी और उसको घंटा टनाक टनाक बजा देता था। अब क्या होता था, घंटे की आवाज़ सुन के जो वहाँ का संतरी है, जो प्रकार से प्रहरी है, वो निकलता था बाहर और पूछता था कि हाँ भाई क्या बात है। तो उस संतरी से वो लोग अपनी समस्या बताते थे कि ऐसे ऐसे हो गया है, गांव में ये हो रहा है, और वहाँ पे मतलब चोर डाकू या कुछ भी हो रहा है, तो अपनी समस्या बताते थे। तो वो संतरी जो है एक प्रकार से, ये मान लीजिए आप कि उसको सब पता होता था कि राजा का दरबार कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, राजा का दरबार कौन कौन से टाइम पे लगता है। तो उनको एक प्रकार से बता देता था कि भैया आज तो नहीं हो पाएगा, कल आना आप, और कल इतने बजे राजा जी जो है दरबार में बैठेंगे और आप अपनी उनकी समस्या कर देना। तो एक प्रकार से वो लिस्ट बना करके रखता था। दरबार लगता था तो लोग पहुँचते थे और अपनी अपनी फरियाद जो है राजा जी के सामने सुनाते थे और राजा उसका समाधान करते थे या मंत्री लोग समाधान करते थे। आजकल भी आपने देखा होगा कि जनता दरबार लगता है या ये लगता है वो लगता है, क्योंकि जितने भी नेता लोग हैं वो बैठते हैं, मंत्री लोग बैठते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। पहले भी यही व्यवस्था थी। तो जब वो चला राजमहल की तरफ तो दोस्तों देर हो गई उसको। अब क्या हुआ कि शाम का टाइम हो गया, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लेकिन वो पहुंच गया, पूछते पूछते राजमहल में पहुंच जाता है। देखता है तो घंटा लगा हुआ है, घंटे को बजाता है तो संतरी बाहर निकलता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, लाइट की व्यवस्था उस समय होती नहीं थी, मसाले जलती थी लोगों के घर में। तो उसने संतरी को बताया कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, ज्योतिष मुझे आती है और मुझे राजा से मिलना है, ज्योतिष के बारे में उनको बताना है, उनकी भविष्यवाणी करनी है। संतरी ने पूछा फिर उससे क्या होगा। तो बोला जी हम कुछ बताएंगे उनके बारे में और वो हमें कुछ इनाम देंगे, तो इनाम हम लेंगे और उसके बाद में अपनी घर गृहस्थी में बसाएंगे, शादी विवाह करेंगे। संतरी ने देखा कि भाई जो लड़का है, जो ये जोशी आया हुआ है, वो बहुत सही बोल रहा है, कुछ भी झूठ नहीं बोला, उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तो संतरी ने बोला कि ऐसा है कि आप जो है दरबार तो कल लगेगा, दिन में लगेगा, मतलब 10-11 बजे जो भी टाइम है उसकी। अभी तो शाम हो गई है, तो रात में आप जाइए और कल सुबह आइएगा, फिर दरबार में आपकी मुलाकात करवा देंगे। और आपका जो ये है, ये एक प्रकार से मैं लिख लेता हूँ लिस्ट में, अपने सूची में अपने डाल लेता हूँ। तो उस जोशी ने बोला कि भैया मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो ऐसे रात भर विचरण करता हूँ, किसी के घर पे रुक जाता हूँ, जो कोई खिला देता है वही खा लेता हूँ, वहीं पड़ा रहता हूँ, सवेरे फिर चल देता हूँ, मेरी तो दिनचर्या ऐसे ही है। तो अभी मैं रात भी हो गई तो मैं अब कहाँ जाऊँ वापिस घूम करके। तो उसने बोला कि हाँ ये तो समस्या है, जब तुम्हारा कोई घर मकान ही नहीं है तो कहाँ जाओगे। तो उसने कहा अच्छा आप रुकिए थोड़ी देर, आप रुकिए और मैं सूचना देता हूँ, हो सकता है राजा जो है वो अभी मिल ले आपसे। उसने पूछा कि भाई राजा का नाम क्या है। तो संतरी ने बताया कि विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, बहुत अच्छा राजा है, प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, संतरी ने सूचना पहुंचाई दरबारी के थ्रू, जो उनके और गार्ड थे उनके थ्रू, कि जा करके बोल दीजिए कि कोई एक जोशी आया हुआ है और ऐसी ऐसी बात है, लेकिन वो जाएगा कहाँ, रात हो गई है तो वापस जा नहीं सकता। अब दरबार तो कल लगेगा और राजा से मिलना चाहता है तो मैं उसको लौटा नहीं सकता। तो आप जा करके किसी मंत्री को या राजा को ये सूचना दे दीजिए, अगर उनका आदेश होगा तो इसको मैं यहीं अतिथि गृह में यानी गेस्ट हाउस में मैं इसको रोक लेता हूँ, रात भर यही रहेगा और सुबह अपने राजा जी से मिलेगा और चला जाएगा। दरबारी गए, ढूंढने लग गए। तो दोस्तों उस समय राजा विक्रमादित्य जो थे, सम्राट विक्रमादित्य, रात का टाइम था, थोड़ा शाम हो गई थी, तो उस समय मनोरंजन चल रहा था।
मनोरंजन में आप समझ सकते हो कि अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के साथ अपने वो विश्राम गृह में बैठे हुए थे और मंदिरा चल रही थी। कहने का मतलब है खाने पीने का इंतजाम था और वहीं पे बैठे हुए थे कई मंत्रिमंडल के सदस्य और कोई मंत्रणा कर रहे थे। वो मंत्रणा मतलब कोई मीटिंग कर रहे थे कि उस राज्य में ऐसा हो गया, वहाँ का राजा ऐसा कर रहा है, वहाँ के गुप्तचर ने ये खबर दी है। तो वहीं पे दरबारी जाता है और उसी कमरे में बोलता है उनसे कि राजा साहब आपसे कोई ज्योतिषी मिलने के लिए आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन अब रात ज़्यादा हो गई है तो अब लौट नहीं पाएगा। तो अगर आप लोगों का आदेश हो तो उसको आतिथ्य गृह में मतलब गेस्ट हाउस में उसको रोक लेते हैं, कल सुबह आपसे दरबार में मीटिंग हो जाएगी। तो वहाँ पे जो मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हुए थे, पदाधिकारी बैठे हुए थे, थोड़ा सा सुरूर भी हो गया था उनको, मतलब मदिरा पान वगैरह चल रहा था, खान पीन, तो उन्होंने मज़ा लेने की कोशिश की। पहले भी था, आजकल के ज़माने में भी है। अगर आप कहीं भी जाइए बाजार में या कहीं भी जाइए और लोगों को पता चल जाए कि आप ज्योतिषी हो, वैसे तो बोलेंगे कि ज्योतिष में हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन जैसे आपको अकेले देखेंगे हाथ आगे कर देंगे कि ज़रा बताना मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। तो लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, मतलब उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा देखा जाए ज्योतिषी कैसा है, क्या बताता है मेरे बारे में। तो उन्होंने उसको वहीं बुलवा लिया। बोले कि अगर छोड़ो, कल दरबार में कौन देखेगा, अभी बुला लो उसको, यहीं पे बिठा लेते हैं। दरबारी आया, बोला जी राजा जी ने इनको खुद बुलाया है और वो ऐसे ऐसे उन लोगों ने बुलाया है। जोशी जो है उनको साथ चला गया। तो राजमहल में घुसा तो उसने देखा बहुत बड़ा घर है, एक प्रकार से पूरा गांव बसा हुआ है, लोग फौज वहीं घूम रही है, जो सोल्जर लोग हैं वो तलवार वगैरह लेके ढाल वगैरह लेके घूम रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ का। खुश हो गया वो, लेके गए उसको कमरे में। तो वहाँ पे वो देखता है कि 4-6 लोग वहीं पे बैठे हुए हैं, सबने साल वल रखी है, ठंडी का महीना था और जो है आराम से बैठे हुए हैं। बीच में खाने पीने का सामान है और लोग हंस रहे हैं, मंत्रणा भी कर रहे हैं, मतलब मीटिंग भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो जोशी ने देखा सब और उसको बोले बैठ जाओ, तो वो भी बैठ गया। तो उसी में से एक आदमी ने पूछा, अब थोड़ा सा मेरी तरफ देख लो आप लोग, अभी मैं आपसे भी सवाल करूंगा ये, ठीक है। तो उसी में से एक आदमी ने देखा और पूछा कि हाँ भाई क्या बात है बताओ, तो आपको राजा जी से मिलवाएंगे। तो उसने बताया कि हम जोशी हैं, हम लोगों के भविष्य बताते हैं, ऐसे ऐसे है। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, राजा जी से तो बाद में मिलाएंगे, पहले मेरे बारे में बताइए आप। तो उसने बोला क्या बताऊं जी। बोला जो कुछ भी आपके समझ में आए वो बताइए, आप जोशी हो, मुझे देखिए और बताइए। तो जोशी ने जो है उस आदमी का चेहरा देखा, बोला साल हटाओ, बॉडी देखने दो पूरी। तो उन्होंने साल हटाया, तो उसने देखा और प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। दोस्तों अब आपको ध्यान से सुनना है। उसने देखा, बोला तुम्हारे छोटे छोटे बाल जो हैं और लाल लाल आंखें, बड़ी आंखें, चौड़ा कंधा, चेहरे पे जो आपके एक प्रकार से जो रुआब दिखाई दे रहा है, जो सनक दिखाई दे रही है, आपके हाथ पांव इतने बली हैं, भुजाएं जो हैं आपकी, इसमें जो मसल्स है ये बहुत बली है। कहने का मतलब है सारा कुछ उसने देखा कि आपके कान की बनावट, आपके नाक की बनावट, आपके आंखों की जो गर्मी है एक प्रकार से जो लालीपन है, वो सब देख करके सारी प्रोडक्शन उसने किया। और उसने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक योद्धा हो, मतलब आप एक युद्ध करने वाले जो है महारथी हो, लेकिन आपका जो माइंड है, जो दिमाग है, जो मत्था है आपका, ये बहुत चौड़ा है, आपकी खोपड़ी भी बहुत बड़ी है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो योद्धा के साथ साथ आपके पास बुद्धि भी बहुत है। कहने का मतलब है कि आपको इस राज्य का सेनापति होना चाहिए। तो वो चौंक गए, वो बोले बात तो सही है भाई। दरअसल वो सेनापति ही थे। अब राजा के साथ कोई दास थोड़े बैठेगा, नौकर थोड़े बैठेगा। एक तरफ राजा के सेनापति थे, दूसरे तरफ उनके जो मंत्री थे, मंत्रियों में वरिष्ठ प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, वहीं पे वित्त मंत्री भी थे जो खजाने का देख रेख करते थे, वहीं पे जितने प्रमुख सदस्य थे वो बैठे हुए थे। मीटिंग का मतलब है कि अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो लोग हैं उनको बुला के उनकी सलाह ली जाए। तो वो सेनापति बहुत खुश हुआ, बोला अरे मुझे तो तुम जानते ही नहीं थे, मैं तो अपने पोशाक में भी नहीं था और ऐसे साल भर के बैठा हुआ था, और जो है तुमने तो सब कुछ सही सही बता दिया, और कुछ बताओ। तो जोशी ने फिर बताया कि तुम्हारे अंदर जो विल पावर है
कहने मतलब जो आंतरिक एनर्जी है वो बहुत ज़बरदस्त है। मंगल आपका बहुत बली है। इसका मतलब है कि आप भले ही आपका सर कट जाए, भले ही आपको कुछ भी चोट लगे, लेकिन आप कभी जंग से वापस नहीं लौटोगे। मतलब या तो जीतोगे या मरोगे, दो में से एक होगा, लेकिन आपको हार स्वीकार नहीं है, कार्यपरा आपके अंदर नहीं है। आप या तो युद्ध को जीते हुए, मतलब जो भी लड़ाई है, या आप जीतोगे या फिर वहीं पे हारोगे, तो लौटोगे नहीं आप बगैर जीते हुए। ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपका मंगल बहुत बली है। तो सेनापति ने कहा बात तो सही है। राजा वाजा जितने भी मंत्री थे सबने कहा बात तो सही है। उसके अंदर यही क्वालिटी थी, यही क्वालिटी उसको सेनापति बनाती थी, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य को मालूम था कि जब मैं सेनापति को भेजूंगा सेना के साथ लड़ाई करने के लिए, तो ये हार के वापस नहीं आएगा कि जी हम युद्ध हार गए। जब वो जाते थे तो एक प्रकार से विजय प्राप्त करके ही लौटते थे। यही क्वालिटी उनको सेनापति बनाती थी। तो लोग बहुत प्रभावित हुए। अब बात और आगे चली, तो बगल में बैठे हुए थे और सज्जन, उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, इनका तो बिल्कुल सटीक गया, मेरे बारे में भी बताइए। तो उसने बताया कि तुम दुबले पतले हो, लेकिन तुम्हारी आंखों की रोशनी बताती है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत है, मतलब परखने की शक्ति बहुत है। माइंड भी तुम्हारा बहुत तेज है, लेकिन शरीर उतना प्रबल नहीं है। तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा, मतलब ताकतवर नहीं है, लेकिन बुद्धि बहुत तेज है। थोड़ा उम्र भी ज़्यादा है आपकी। कुल मिला जुला के उसने सारी प्रोडक्शन की और बताया कि इस प्रकार से देखा जाए तो तुम राजा के मंत्री होना चाहिए। मतलब राजा जी कोई भी निर्णय लेंगे तो तुमसे सलाह जरूर करेंगे, क्योंकि तुम्हें राजनीति बहुत अच्छी तरह से आती है। आपका गुरु बलवान है, आपकी ये सारे उसने लक्षण बताए कि आपका गुरु बहुत बलवान है, तो आपकी बुद्धि बहुत तेज है, सोचने समझने की शक्ति बहुत तेज है। कुल मिला जुला के निष्कर्ष यही निकलता है कि आप मंत्री होने चाहिए, और मंत्रियों में भी वरिष्ठ यानी प्रधानमंत्री आपको होना चाहिए जी। अब आप बताइए। तो वो भी बंदा चौंक गया, क्योंकि वास्तव में मंत्रियों का वरिष्ठ था, आप प्रधानमंत्री मान सकते हो। उन्हें बोला एकदम सही बात है ये। अब बुद्धि मेरी तेज है कि नहीं तेज है, लेकिन राजा जी के जो मंत्रिमंडल है उसमें मुझे प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो वो भी बहुत खुश हुआ। ऐसे करके उसने जो भी वहाँ बैठे हुए थे सबके बारे में, मतलब लोगों ने पूछा कि मेरे बारे में बताइए, और सबके बारे में उसे बताता रहा। उसकी प्रोडक्शन एकदम सटीक गई दोस्तों, लोग बहुत खुश हुए। अब बारी आती है उसी उन्हीं के बीच में जो है राजा बैठे हुए थे विक्रमादित्य, लेकिन शकल सूरत उनकी अच्छी नहीं थी। सेनापति ने और जो मंत्री जी थे उन्होंने अपना मजा लिया और उन्होंने खिंचाई की, बोला इनके बारे में कुछ बताओ। अब चूंकि ज्योतिषी था तो उसका एक प्रकार से देखा जाए तो इंटरव्यू चालू था, तो उन्होंने बोला इनके बारे में बताओ। तो जोशी ने अपना देखा उनको, बोला थोड़ा चेहरा दिखाना, तो चेहरा दिखाए। फिर बोला साल हटाना, ठंडी का महीना था, आग जल रही थी, अपना सब बैठे एक प्रकार से आग का आनंद ले रहे थे। तो उसने देखा, सब कुछ देखा, तो बोला भाई साहब ये आप लोगों का नौकर है, लेकिन इस सभा में ऐसे नौकर की जरूरत ही नहीं है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो राजा जी है, सम्राट विक्रमादित्य को नौकर बता रहा है। बाकी सबको उसने ठीक बताया था, सेनापति को बताया कि सेनापति हो, मंत्री को बताया, सबको बताया, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य की प्रोडक्शन करने में उससे मिस्टेक हो गई। अब राजा जो थे उन्होंने बोला नहीं, लोगों ने बोला कि नहीं आपने सबके बारे में अच्छा बताया, दिल खुश हो गया एकदम। हम सिफारिश करेंगे कि राजा जी जो है आपको नवरत्नों में शामिल कर लें, लेकिन इनके बारे में सही से बताओ, इनके बारे में आप ठीक से नहीं बता पा रहे हो। तो उसने बोला ठीक है साल वाल हटाओ। देखा उसने, फिर सारे लक्षण बताए कि इनका कान टूटा हुआ है, नीचे लटका हुआ है, दांत इनके थोड़े बड़े हैं, बाहर निकले हुए हैं, नाक भी इनकी टेढ़ी है, आंखों की जो बनावट है वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो ठीक नहीं है। कुल मिला जुला के इनको मजदूर होना चाहिए, कहने का मतलब नौकर होना चाहिए। तो राजा ने पूछा कि अब नौकर भी बता दो, किस टाइप का नौकर होना चाहिए। तो उसने बोला कि जी अब नौकर तो कई टाइप के होते हैं, पीठ पे बोझा लादने वाला, लोगों को कंधे पे बिठा के छोड़ने वाला, या किसी तरह का नौकर, लेकिन आप जो है आपकी पीठ की बनावट ऐसी है कि आपको जो है बोझा लादने वाला नौकर होना चाहिए। मतलब सफाई उफाई करने वाला नहीं, ऐसे काम करने वाला नहीं, ऐसा काम जिसमें आपको बोझा पीठ पे रख के चलना पड़े, यानी मजदूर टाइप का, गधा टाइप का आपको मजदूरी करनी चाहिए। ज्योतिष में ये निकलता है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो लोगों ने बोला कि देखिए सेनापति के बारे में आपने सही बताया, प्रधानमंत्री के बारे में सही बताया, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं
सबके बारे में आपकी प्रोडक्शन हाई क्वालिटी की एकदम एक नंबर की है, लेकिन जिसको आप नौकर बता रहे हो ना, एक्चुअली में यही राजा है और सम्राट विक्रमादित्य यही है। हम लोग यहाँ बैठ के कोई मीटिंग कर रहे थे, मंत्रणा कर रहे थे और आप आ गए, तो हम लोग अभी तक तो आनंद ले रहे थे, लेकिन अब मामला जो है फंस गया, क्योंकि सबके बारे में आपकी प्रोडक्शन एकदम बिल्कुल सटीक है, लेकिन राजा जो है, जिनके आदेश का पालन होता है, जिनको हम लोग सर्वोच्च मानते हैं, उनको आप राजा नहीं बोल रहे हो, वो भी नौकर बोल रहे हो, वो भी ऐसा नौकर की जो पीठ पे बोझा लाद करके नौकरी करता हो। तो ये कुछ बैठ नहीं रहा है। तो उसने फिर देखा, बोला नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये राजा है, ये राजा होना ही नहीं चाहिए, इनको ये राजा है ही नहीं, आप लोग मजाक कर रहे हो। तो सेनापति ने कहा कि देखो जोशी महाराज, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, हम आपके एक प्रकार से देखा जाए तो इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। अभी एक काम कीजिए, आप आतिथ्य गृह में आप रुकिए, मतलब गेस्ट हाउस में आप ठहरिए, सुबह दरबार रहेगा और दरबार में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाएगी। तो अब सुबह मिलते हैं दरबार में। मीटिंग खत्म हो गई दोस्तों, ज्योतिष को जो है गेस्ट हाउस में ठहरा दिया गया और वहाँ से आराम से उसने खाना वाना खाया और आराम से निद्रा, मतलब जी भर के सोया। सुबह उठा, अपना नहाया धोया, कपड़े लत्ते पहने और दरबार में पेश हो गया। पहले ही चला गया, क्योंकि उसको जल्दी थी कि कब इनाम मिलेगा और कब यहाँ से हम खिसक लें या नवरत्न में शामिल हो जाए। तो सबसे पहले ही पहुँच गया, बिल्कुल कुर्सी पे बैठ गया, वो आगे वाली कुर्सी पे ही। तो देखता है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले दरबारी आता है, घोषणा करता है। मंत्री आते हैं, तो प्रधानमंत्री जब आते हैं तो घोषणा करता है कि दरबारी सारे होशियार हो जाओ, प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी आते हैं वहाँ पे, तो वो देखता है कि शाम को टाइम जिनको मैंने वरिष्ठ मंत्री बताया था, मंत्रियों का मंत्री, वही आ रहे हैं, तो प्रोडक्शन सही गई है। बहुत खुश हुआ वो। उसके बाद में दरबारी फिर उद्घोषणा करता है कि सभी लोग सावधान हो जाइए, राज्य के महान सेनापति, मतलब जैसे बोलते नहीं थे पहले, महान सेनापति, दुश्मनों के दुश्मन, शत्रुओं के शत्रु, पराक्रमी, साहसी, वीरताओं के भरपूर महान सेनापति पधार रहे हैं। और उसके बाद में वो सेनापति भी आ गए जिसको उसने सेनापति बताया था। वो और खुश हुआ, बोला बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। ऐसे ऐसे करके जितने भी लोगों को उसने बताया था, सभी लोग धीरे धीरे दरबार में पधार गए और अपने अपने जो है कुर्सी पे, मतलब सिंहासन पे या सीट मान लो, उस पे विराजमान हो गए, सब बैठ गए। तो बड़ा खुश हुआ जोशी कि सबकी प्रोडक्शन ठीक बताई है। शाम के टाइम तो ये लोग मजाक कर रहे थे, अभी राजा जी आएंगे तो उनकी प्रोडक्शन करूंगा और अपना आराम से आगे देखते हैं क्या इनाम उनाम मिलता है। क्या देखता है कि राजा विक्रमादित्य आते हैं, सिर पे मुकुट लगा हुआ, राजाओं वाली पोशाक, 4-6 दास इधर 4-6 दास उधर, अपना वो है नहीं एक प्रकार से वो चूमर लहराते हुए। दरबारी उद्घोषणा करता है कि दरबारी सावधान हो जाइए, इस देश के एक प्रकार से देखा जाए तो जो महान सम्राट हैं राजा विक्रमादित्य पधार रहे हैं। उसने देखा कि वो तो वही मजदूर जिसको शाम को बताया था, एक्चुअल में वही, बिल्कुल वही है। अब राजा जी आए, विक्रमादित्य सिंहासन पे बैठ गए। जितनी भी लिस्ट थी सारी लिस्ट को एक तरफ रख दी गई और राजा विक्रमादित्य ने आदेश किया कि भाई कल शाम को जो जोशी मिला था सबके बारे में बहुत अच्छा बताया उसने, लेकिन मुझे देख करके वो बार बार मजदूर ही कहता रहा। वो मानने को राजी नहीं है कि मैं राजा हूँ, एक्चुअली में मैं ही राजा हूँ। उस जोशी को बुलाया जाए और उसको दिखाया जाए कि मैं अपनी पोशाक में आया हूँ। दरबार में सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए थे, बोले वो अपने आंखों से देख ले कि मैं राजा हूँ। जोशी वहीं बैठा था, खड़ा हुआ, तो देखा उसने, राजा बोले कि देखो मैं ही राजा हूँ, अब आपको विश्वास हुआ? तो जोशी ने बोला हाँ विश्वास तो हो गया, आप ही राजा हो। लोगों से भी पूछा कि विक्रमादित्य कौन है, तो लोगों ने बताया अरे राजा के सामने बैठे हुए हो और पूछ रहे हो कि विक्रमादित्य कौन है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो राजा उसको देखने लगे, जोशी राजा को देखने लगा, लेकिन ज्योतिषी जो है वो बहुत दुखी हो गया। राजा उससे सवाल करते हैं, लोग भी दुखी हो गए क्योंकि बहुत अच्छे लोग थे दरबार में, तो एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छे ही लोग होते हैं। तो सेनापति को खड़ा किया राजा ने और बोला कि क्या किया जाए, आगे क्या कार्रवाई की जाए। सबके बारे में इसने बहुत सही बताया, एकदम 100% सटीक रिजल्ट बताया है। केवल मेरे बारे में इसने बताया कि मैं राजा नहीं हूँ। राजा न बताता कोई बात नहीं, कुछ और बता देता है, लेकिन ये तो एकदम नौकर बता रहा है, मजदूर बता रहा है। और मजदूर भी कई श्रेणी के होते हैं, सफाई वाले होते हैं, घोड़ा चलाने वाले होते हैं, अस्तबल में होते हैं, कई तरह के मजदूर होते हैं, लेकिन ये तो मुझे बोलता है कि पीठ पे लाद करके बोझा चलने वाले मजदूर हो गए। तो क्या किया जाए? तो सेनापति ने बोला कि देखो राजन,
अब कुछ तो है गड़बड़, क्योंकि इसने मेरे बारे में जो कुछ भी बताया वो मेरे अंदर क्वालिटी है और एकदम सटीक प्रोडक्शन है। प्रधानमंत्री भी बोले कि हाँ, मेरे बारे में भी बहुत अच्छा बताया। ऐसे करके सबने बोला कि जी ये एक अच्छा जोशी है, महान जोशी है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अब आपकी प्रोडक्शन क्यों गलत जा रही है, ये मेरे समझ से परे है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो कुछ तो मिस्टेक हो रही है। तो राजा ने पूछा कि जोशी से पूछा कि है पुत्र, आप ये बताइए, आप अभी नवयुवक हो, युवा अवस्था में हो, आपने ये विद्या कहाँ से सीखी? तो उसने बताया कि गुरुकुल में वो गुरु थे और उन्होंने ही मुझे ये सिखाया है। तो राजा बहुत प्रभावित हुए, बोले हमारे राज्य का सबसे अच्छा गुरुकुल वही है और वहाँ के जो ऋषि हैं उनका हम बहुत सम्मान करते हैं और वो तो बहुत अच्छी ऋषि हैं और ज्योतिष भी उन्हीं के द्वारा करवाते हैं हम। तो अगर उन्होंने आपको सिखाया है तो ज्योतिष में तो आपकी कमी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ सिखाए हैं आपको। तो आपको एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा जोशी होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन क्यों गलत जा रही है? तो उसने भी बोला कि हाँ जी, कुछ तो गलती है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है। होते करते राजा और जितने दरबारी लोग थे वो मानने लग गए कि ये जोशी अच्छा है, लेकिन कहीं कोई पेंच फंसा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसके देखने में गड़बड़ है या राजा जी के कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये जोशी अच्छा है। लोगों के समझ में आ गया, राजा जी के भी समझ में आ गया। विक्रमादित्य ने भी कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि उन ऋषिवर का, यानी उन ऋषि का सिखाया हुआ कोई भी विद्यार्थी कमजोर निकले। तुम एक महान जोशी हो, तुम्हें मैं नवरत्न में शामिल करूंगा, इनाम भी तुम्हें दूंगा, जो कुछ भी चाहिए मांग लो, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूं कि मैं नौकर तुम क्यों कह रहे हो? तो फिर उसने अपनी प्रोडक्शन शुरू की कि गुरुजी ने ये बताया था कि ऐसे कान हो तो ये नौकर होते हैं, मजदूर होते हैं, पीठ ऐसी हो तो मजदूर होते हैं, निशान भी बताया था कि यहाँ पे तिल हो तो मजदूर होते हैं। तो आपके अंदर सारी क्वालिटी मौजूद है, जैसा उन्होंने बताया था सारे लक्षण आपसे मिल रहे हैं, आपको तो मजदूर होना चाहिए। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि पीठ पीठ थोड़ी सी टेढ़ी हो, पीठ की हड्डी मजबूत हो, तो ऐसे लोग बोझा उठाते हैं, वो भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। तो अब जो कुछ उन्होंने बताया था वही मैं देख के आप प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, भविष्यवाणी बता रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से तो आप नौकर होने चाहिए। अब यहाँ कुर्सी पे देख रहा हूँ, सिंहासन पे तो आप विराजमान हो। लोगों से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं कि विक्रमादित्य यही हैं, तो समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है। राजा बहुत परेशान हुए। अब राजा ने बोला भाई कोई उपाय निकाला जाए इसका, कहाँ मिस्टेक हो रही है। मंत्रणा होने लगी, पूरे दरबारी लोग अचंभित, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और लोग भी आए वहाँ, बोले मेरे बारे में बताओ, तो उनके बारे में बताने लग गया। वो सबकी प्रोडक्शन एकदम सटीक जाती रही। राजा ने बोला जो नगर के जो बड़े व्यापारी थे, बोला उनको बुलाओ, वो आए। बोला इनके बारे में बताओ, तो उसने बताया कि इनकी जो चमक है चेहरे की, ये है वो है। कुल मिला जुला करके देखा जाए तो एक प्रकार से ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब उसने सिद्ध कर दिया कि ये इस जो अपना जो एक प्रकार से राज्य है उसके बहुत बड़े व्यवसायी होंगे। तो वो भी प्रोडक्शन सटीक गई, सबकी प्रोडक्शन सटीक गई। रानी को बुलाया गया, जो उनके प्रकार से राजपुत्री थी उनको बुलाया गया, सादे कपड़ों में बुलाया गया, एकदम वैसे ही आ जाओ जी। वो लोग भी आई, सबको देखता रहा और चेहरे की चमक देखता और लक्षण देखता और सबके बारे में बताता कि इतनी सुंदर है, ऐसा अंग है, ऐसा ये राजपुत्री होनी चाहिए, ये इस राज्य की रानी होनी चाहिए। सबकी प्रोडक्शन सटीक गई एकदम, जितने भी लोगों की प्रोडक्शन करवाई गई, केवल राजा की ही प्रोडक्शन गलत गई। जोशी मानने को तैयार नहीं था कि ये राजा हो ही नहीं सकते, और राजा तो खुद ही राजा थे, वो बैठे हुए थे। पेंच दोस्तों वहां पे अच्छी तरह से फंस गया। राजा की समझ में आ गया कि ये जोशी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कोई गड़बड़ी आ गई है। राजा क्या करते हैं, उससे बोलते हैं कि हे जोशी, आप और कुछ देखिए। क्या देख करके आप प्रेडिक्शन करते हो? आप जो ज्योतिष की जो भविष्यवाणी कर रहे हो, इसमें आप क्या क्या देखते हो? तो जोशी ने बताया कि राजन, इसमें मैं चेहरे की बनावट देखता हूँ, कान की बनावट देखता हूँ, नाक की बनावट देखता हूँ, हाथ पैरों की बनावट देखता हूँ, निशान भी देखता हूँ। बोले कैसा निशान? बोले यही जो तिल होता है, मस्सा होता है, या शरीर पे कोई निशान होता है, उसको भी देख कर ही प्रोडक्शन की जाती है। ये निशान होता है तो ये होता है, ये निशान होता है तो ये होता है। तो विक्रमादित्य ने कहा कि हे जोशी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई निशान ऐसा हो कि जो ढका हुआ हो, वस्त्र
वस्त्र के अंदर यानी कपड़े के अंदर कोई निशान ढका हुआ हो, आपको दिखाई ही ना दे रहा हो? तो जोशी ने बोला हाँ महाराज, ये हो सकता है, क्योंकि बॉडी पे, शरीर पे जो भी निशान होते हैं उनका कोई ना कोई महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी निशान शरीर पे बन जाए। जो भी तिल मस्सा या जो भी निशान है, एक प्रकार से वो इंडिकेट करते हैं, मतलब वो सूचक है कि आदमी के जो, एक प्रकार से जो मनुष्य का जो जीवन है उस पर कैसा प्रभाव रहेगा। तो राजा ने पूछा कि तो इसका क्या उपाय किया जाए? अगर मैं गर्दन वर्दन पे है, या हो सकता है सीने वगैरह पे कोई निशान हो और वो दबा हुआ हो, तो अगर उसको देखोगे तो प्रोटेक्शन कर लोगे? तो जोशी ने बोला हाँ महाराज, अगर आपकी बॉडी पे, शरीर पे कोई और भी निशान है तो मुझे दिखाइए। हो सकता है कोई निशान ऐसा हो कि जो आपको राजा बनाता हो। अब वो छुपा हुआ है वस्त्रों में तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब है भरे दरबार में राजा को निर्वस्त्र कर दिया गया। राजा ने पहले ऊपर का वस्त्र उतारा, उसके बाद में नीचे का भी वस्त्र उतरवाया गया। अब भरे दरबार में राजा का कपड़ा उतारना, आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात हो गई। जोशी करीब में गया, पूरे शरीर की उसने निगरानी की, पैर से लेकर के और पूरा सर तक उसने सब कुछ देखा। कोई भी निशान उसको नजर नहीं आया कि जो उनको राजा बनाने की क्षमता रखता हो। अब क्या हुआ, जोशी ने देखा और फिर वो बैठ गया, दुखी हो गया और फिर रोने लगा। विक्रमादित्य भी दुखी हो गए। उन्होंने कहा हे जोशी, आप रोते क्यों हो? इसमें रोने जैसी क्या बात है? तो जो जोशी था वो रोने लगा, बोला राजन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ज्योतिष ही सीखा है, और जब आश्रम से जब गुरुजी आए और उन्होंने बोला कि तुम एक महान जोशी हो, तो मुझे अपने पे घमंड हो गया और मुझे लगता था कि इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा जोशी और कोई नहीं है। मैं निकला और वहाँ से मेरे मन में बड़े ऊंचे ऊंचे सपने थे, बहुत अच्छे ख्वाब थे कि राजा के पास जाऊँगा, वहाँ से भविष्यवाणी करूँगा, नवरत्न में शामिल होऊंगा या फिर इनाम लूँगा और फिर विवाह करूँगा और घर गृहस्थी बसाऊँगा। ये एक प्रकार से गुरु जी का आदेश था, लेकिन मेरी ज्योतिष जो गणना थी वही गलत हो गई, प्रोडक्शन ही गलत हो गई। तो अब आप तो कुछ देने से रहे और मुझे दुख इस बात का है कि मेरी विद्या झूठी हो गई, तो इसलिए रोना आ रहा है। तो राजा भी दुखी हुए, दरबार में जितने लोग थे सभी लोग दुखी हो गए। तो राजा ने बोला हे ब्राह्मण, हे जोशी, आप रोइए मत। देखिए, आपके कहने का मतलब है कि कोई ना कोई निशान है या बनावट है या कोई अंग ऐसा है कि जो मुझे राजा बना सकता है। जोशी ने बोला हाँ महाराज, बिल्कुल बना सकता है। तो राजा ने बोला कि ऐसा बताओ कि वो जरूरी है कि बाहर ही हो? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तिल हो और बाहर ना दिखाई दे रहा हो, अंदर की तरफ हो? तो जोशी ने बोला हाँ जी, ये भी हो सकता है कि बाहर ना दिखाई दे रहा हो, शरीर के कलर से मैच कर गया हो, लेकिन हो कोई तिल हो, मस्सा हो या कुछ भी हो, जो अंदर भी हो सकता है शरीर के। तो राजा ने बोला ठीक है, इसका जो है मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि तुम्हारी विद्या झूठी होगी, क्योंकि जिन्होंने तुमको सिखाया है एक प्रकार से वो महान ऋषि हैं। इसके आगे की और कार्रवाई की जाए। दोस्तों, होता क्या है फिर, राजा आदेश देते हैं सेनापति को और बोलते हैं कि एक काम करो, हो सकता है कि मेरे शरीर के अंदर कोई निशान या कोई तिल या कोई मस्सा कुछ ऐसा हो जो बाहर से दिखाई ना दे रहा हो लेकिन अंदर की तरफ हो, तो शरीर को फड़वा दिया जाए और इस जोशी को दिखाया जाए कि अंदर कोई निशान या मस्सा वगैरह है कि नहीं है। अब राजा के आदेश को कौन नकार सकता है? किसके इतनी हिम्मत है कि राजा के दिए हुए आदेश को नामंजूर कर दे? तो सेनापति थोड़ा सा हिचकता है दोस्तों, लेकिन राजा अपना फरमान जारी करते हैं कि हे सेनापति, व्यवस्था की जाए, जल्लाद को बुलाया जाए, क्योंकि उस समय जल्लाद ही होते थे जो लोगों को दंड दिया करते थे। तो राजा बोले कि जल्लाद को बुलाया जाए और जो शरीर है मेरा उसको फड़वा दिया जाए कृपाण से, तलवार से, और फाड़ने के बाद में उसको फैलाया जाए और इस ज्योतिषी को दिखाया जाए। प्रधानमंत्री को भी बुलाते हैं और बोलते हैं कि अगर शरीर को फाड़ दिया गया तो फिर निश्चित है कि दोबारा तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, तो जो मेरा उत्तराधिकारी है उसको भी नियुक्त किया जाए।
दोस्तों फॉर्मेलिटी पूरी होती है, एक पेपर पे लिखा जाता है और उसके बाद में वो घोषणा हो जाती है कि आज के बाद में इस राज्य का जो नया राजा है वो इनको बनाया जाएगा। सेनापति को आदेश मिलता है कि आप जो राजा जी ने जो एक प्रकार से आदेश जारी किया है उस पर कार्रवाई शुरू की जाए। जल्लाद भी आता है, तलवार लेता है बड़ी, और राजा को एक प्रकार से सिंहासन से नीचे आते हैं। और दोस्तों तख्त टाइप का एक जो है, जैसे एक तख्त होता है, उसी पर राजा को लिटाया जाता है और फिर जो है जल्लाद अपना मतलब आदेश का पालन करता है, तलवार को सीने पे रखता है। तो विक्रमादित्य फिर रोकते हैं उसको, बोलते हैं हे जल्लाद रुक, थोड़ा सा समय दे। फिर सेनापति को बुलाते हैं और बोलते हैं हे सेनापति, आप दुखी मत होइए, आपके रहते हुए मेरे राज्य में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आपके लिए एक दूसरा आदेश है, एक आदेश जो दिया हूं कि बदन को फाड़ दिया जाए, उसका तो आप पालन कर ही रहे हो। आपके लिए दो आदेश और है। दूसरा आदेश यह है कि अगला जो भी राजा नियुक्त होगा उसकी ऐसे ही जैसे मेरे आदेश का पालन करते थे और कर्तव्य का अपने पालन करते थे, ठीक ऐसे ही दूसरे राजा के साथ भी जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। और तीसरा आदेश यह है कि जब ये जल्लाद तलवार को सीने पर रख करके फाड़ेगा तो निश्चित है कि मुझे दर्द होगा तो मैं अपना फैसला बदल भी सकता हूँ। तो अगर मैं चिल्लाने लगूं या अपना फैसला बदलूं तो तुम उस फैसले को मत मानना, जो मेरा पहला फैसला है उसी पे अमल किया जाएगा। सेनापति बोलता है हाँ राजन, आपका दिया हुआ हर आदेश जो है हमें मंजूर होगा। फिर राजा बोलते हैं हे सेनापति, कहीं इतना दर्द हो और मैं छटपटाने न लगूं, और चूंकि मैं राजा हूं तो जल्लाद भी मुझसे डरता है, आप भी सम्मान करते हो, मंत्री भी सम्मान करते हैं, प्रजा जो है जो दरबारी हो मुझसे डरते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जल्लाद मुझे छोड़ के चला जाए और ज्योतिषी जो है उसका कार्य अधूरा रह जाए। तो बदन फाड़ने के पहले मेरे शरीर को बांध दिया जाए जिससे मैं मतलब छटपटा ना सकूं। एक प्रकार से आप अपने योद्धाओं को बुलाइए और मुझे चारों तरफ से पकड़ के रखें जब तक कि जल्लाद का काम या जोशी का काम पूरा ना हो जाए। सेनापति रोने लगता है दोस्तों। रोते हुए वो आदेश की उद्घोषणा करता है। योद्धाओं और जो योद्धा थे वो भी आते हैं, हाथों को पैरों को पकड़ लेते हैं। जल्लाद ही थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपनी कृपाण उठाता है और सीने पर रखता है और थोड़ा सा उसको मतलब प्रेशर करता है, दबाव डालता है। तो राजा के जो हृदय है, जो छाती है, उसमें थोड़ा सा जो कृपाण की नोक है वो घुसती है और हल्का सा खून मतलब थोड़ा सा खून निकलता है। जल्लाद अपना दोनों हाथ तलवार की मुठिए पे जो उसका एक प्रकार से हत्था है उस पर रखता है और घुसा के जो है सीने को फाड़ने की कोशिश करता है। तब तक जोशी चिल्ला उठता है। जोशी बोलता है कि रुक जाइए, मिल गया, बस अब रुक जाइए, आगे मत फाड़िए कुछ, नहीं तो राजा जी एक प्रकार से देखा जाए तो खत्म हो जाएंगे, अभी रुक जाइए। तो जब वो चिल्लाता है कि मिल गया तो जल्लाद अपनी कृपाण को हटा लेता है। योद्धा लोग जो थे वो राजा को छोड़ देते हैं, राजा का बंधन खोल दिया जाता है और राजा बड़े खुशी से उठ करके जो है तख्त पे एक प्रकार से बैठ जाते हैं। राजा के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो दिल को लुभाने वाली है दोस्तों। इतनी गजब की मुस्कुराहट है कि जितने दरबारी थे सारे दरबारी एक प्रकार से खुश हो जाते हैं। राजा जोशी की तरफ देखते हैं तो जोशी हंसता है, मुस्कुराता है और बोलता है हे राजन, मुझे मिल गया, आप राजा क्यों हो, ये चीज़ मुझे मिल गई। अब आप अपने वस्त्र को एक प्रकार से धारण कीजिए, यानी अपने कपड़े पहनिए और आप सिंहासन पर विराजमान होइए, मैं आपके प्रोटेक्शन करता हूँ। राजा उठते हैं, अपने वस्त्र को पहनते हैं और फिर अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों जोशी राजा को बताता है कि हे राजन, जब पिताजी के साथ मैं आश्रम में गया था, मुझे आज भी स्मरण है, मतलब याद है कि उस चबूतरे पे बैठा हुआ था तो पहली क्लास शुरू हो चुकी थी। जो हमारे जो गुरु जी थे उन्होंने वो क्लास लेने के बाद में तब मुझसे मुलाकात की थी और 2-3 दिन का बीच में जो है थोड़ा सा गैप हो गया। उसके बाद में जो है मैं क्लास में जाने लगा। तो
बैक तो मैं नहीं पढ़ा, लेकिन वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की। लेकिन मुझे याद है जब मैं उस चबूतरे पे बैठा हुआ था, तो जब गुरुजी क्लास को पढ़ा रहे थे तो उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, और मैं उस आवाज़ को उस समय इतने ध्यान से नहीं सुन रहा था, क्योंकि मुझे ज्योतिषी बनना था, क्या बनना था मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर आज भी गूंज रही है, और वो मुझे याद आ गया। गुरुजी जो वहाँ के विद्यार्थी थे उनको सिखा रहे थे कि जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे गुरुकुल के, उनको गुरुजी सिखा रहे थे, उनको बता रहे थे, तब जब ये उस वृक्ष के चबूतरे पे अपने पिता के साथ बैठा हुआ था। तब गुरुजी बता रहे थे विद्यार्थियों को कि हे पुत्रों, ज्योतिष में जितना भी ग्रह, राशि या जो कुछ भी प्रेडिक्शन बताऊंगा वो उन लोगों के लिए मान्य होगी जिनके अंदर ये लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण? परोपकार। अगर किसी जातक के अंदर, अगर किसी व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना है तो उसके 9 ग्रह, 12 हाउस और 12 राशियां एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की जो अपने मन में परोपकार की भावना रखता है, जो दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है और परोपकार की भावना से, निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, उसके सभी ग्रह, सभी प्लैनेट, सभी भाव, सभी राशियां, सभी नक्षत्र एकदम फर्स्ट क्लास के परफेक्ट रिजल्ट देते हैं। कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं देते, चाहे प्लैनेट नीच के हैं या प्लैनेट ऊंच के हैं, चाहे जैसी राशि हो, चाहे जैसी कुंडली हो, उसको अपने लाइफ में कभी भी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कोई भी और रिमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंडीशन एक ही है, शर्त एक ही है कि समाज में रहते हुए जो भी व्यक्ति है वो अपनी लेवल पे, यानी जरूरी नहीं है कि वो राजा हो, जरूरी नहीं है कि वो कुछ हो, जो कुछ भी है अपने स्थिति के अनुसार, जो अन्य प्राणी है जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, जो हमारी पृथ्वी में मौजूद है, चाहे वो मनुष्य है, जानवर है या किसी भी श्रेणी के हैं, उनकी अगर मदद करता है तो उसके सारे प्लेनेट ठीक होते हैं और वो राजा से लेकर के और कुछ भी बनने की क्षमता प्रदान करते हैं। हे राजन, मुझे याद आ गया, आपके अंदर परोपकार की भावना जो है बड़ी प्रबल है। एक ज्योतिषी की विद्या झूठी ना हो जाए, इसके लिए आप अपना बदन फड़वा रहे हैं। आपसे बड़ा दानी, आपसे बड़ा परोपकारी, आपसे बड़ा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति इस समय इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। मुझे आप जानते नहीं हो, मुझे आप पहचानते नहीं हो, मैंने केवल इतना कहा है, मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी जो ज्योतिष की विद्या थी वो झूठी हो गई और इसके लिए आप अपना बदन फड़वा रहे हो। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं। आपकी इस जो परोपकार की भावना है उसको मैं सलाम करता हूं और आपके चरणों में मैं अपना जो है मस्तक एक प्रकार से सम्मान की दृष्टि से रखता हूं। राजा खुश हो गए, दरबारी भी खुश हो गए, मंत्री भी खुश हो गए, सेनापति भी खुश हो गए। और फिर सभी दरबारी मिल करके विक्रमादित्य से सवाल करते हैं कि हे राजन, क्या ये ज्योतिषी सही कह रहा है? तब विक्रमादित्य जो है एक प्रकार से उत्तर देते हैं कि दरबारियों, मेरे प्रिय भाइयों या मेरे मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं, सभी सुनिए। हाँ, ये ज्योतिषी सही कह रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी फरियादी की जो फरियाद है उसको मैंने ठुकराया नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है कि इस जो भी फरियादी है उसकी इच्छा का सम्मान करूं और मेरे लायक जो भी हो मैं उसको प्रदान करूं। तो चूंकि ये ज्योतिषी रोने लगा और मुझे लगा कि जब इसने कहा कि मेरी विद्या झूठी हो जाएगी तो मुझे बहुत शौक लगा, यानी दुख हुआ कि जिसने इतने लंबे समय तक ज्योतिष सीखा है, करियर बनाया है, इसकी विद्या झूठी कैसे हो सकती है? तो ये जो कहता गया मैं उसको मानता गया। अब यही इसी ने बताया कि कोई निशान ऐसा है जो बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर है तो उसको देखने में क्या बुराई है? बॉडी को फाड़ दी जाए, उसको फैला दिया जाए और उस निशान को देखा जाए। ये ज्योतिषी दुखी नहीं होना चाहिए, ये ज्योतिषी मेरे दरबार से वापिस नहीं जाना चाहिए। एक राजा के नाते, एक सम्राट के नाते मेरा कर्तव्य है
कि जो इसकी इच्छा है नवरत्न में शामिल होने की, उसमें मुझे भी कुछ ना कुछ हेल्प मदद करनी है और इसको नवरत्न तक, मतलब नवरत्न में शामिल होने के लिए जो इसका रास्ता है उसमें मुझे भी प्रयास करना है और उसको नवरत्न में पहुंचाना है। इसलिए मैं इसके लिए अपना बदन भी फड़वा सकता हूं, लेकिन कोशिश यही है कि ये ज्योतिषी यहाँ से मायूस होकर वापस ना जाए। तो दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा दरबार गूंज उठता है, जयकारा लगता है एक प्रकार से विक्रमादित्य का, और वो जोशी जो है नवरत्न में शामिल हो जाता है। कहने का मतलब ये है, आप इसे परफेक्ट रिमेडी समझिए, उपाय समझिए। आज भी जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, दूसरे के परोपकार के लिए अपना सर्वस्व निछावर करता है, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं करना है कि कर्जा लेकर के किसी की मदद करना है, लेकिन आप किसी भी प्राणी का मदद करने के लायक हो, दान देने के लायक हो, या फिर किसी भी प्रकार की मदद है। मान लीजिए आजकल के ज़माने में हमारे एक प्रकार से समाज की जो बहन बेटियां हैं, कम क्वालिफाइड हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आए या कुछ करना चाहें, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको हतोत्साहित ना करें, हम उनको एक प्रकार से प्रोत्साहित करें, ताली बजाएं और उनको हम बताएं कि बहन या बेटी या जो भी महिला है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। अगर हम उनको कुछ दे नहीं सकते हैं तो उनके मन में नीच भावना एक प्रकार से जागृत ना करें कि तुम कुछ करने लायक नहीं हो। तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जो एक प्रकार से बहन बेटी हैं, जो महिलाएं हैं, वो हमारी दुनिया में, हमारे समाज में एक प्रकार से देखा जाए तो विद्यमान है, मौजूद है। उनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कहने का मतलब है, अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं और जो कुछ भी हमारे लायक है उसकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, परोपकार एक ऐसी रेमेडी है कि जिसके द्वारा आप दुनिया का सर्वोच्चम जो पद है उसको आप प्राप्त कर सकते हो। परोपकार एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति आप बन सकते हो। और दोस्तों, परोपकार एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा आपके जीवन का जो आनंद है ना, वो आनंद का लुत्फ आप उठा सकते हो। आप एकदम शांत मन से, खुशी मन से, प्रसन्न चित्त से अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी को ज्योतिष में एक प्रकार से लगता है कि मेरा प्लेनेट खराब है, चाहे वो कोई हो, राहु हो, चंद्रमा हो, बुध हो, कोई भी हो, जब आप किसी भी प्राणी की, जरूरी नहीं है कि मनुष्य की, अगर आप किसी जानवर की या प्रकृति में जो भी प्राणी मौजूद है उनके प्रति दया भाव रखते हो और एक प्रकार से सभी लोगों के प्रति परोपकार की भावना रखते हो, सज्जनता के साथ जीवन जीते हो, तो आपको कोई भी रिमेडी करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे प्लैनेट, सारी राशियां, सारे भाव एकदम आपको परफेक्ट रिजल्ट देंगे और आप हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण पद पे विराजमान होंगे। रुपए पैसे तो आपको कदमे में होगा। तो दोस्तों, ये था एक कहानी जिसको आप दंत कथा मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन आप इतना मानिए कि अगर आप परोपकार की भावना के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हो तो आपका लग्जरियस, आपके एक प्रकार से जो महान छवि है, जो आनंद है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये था एक प्रसिद्ध ज्योतिषी की कहानी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।